प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम ऋग्वैदिक समाज और सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें हमने आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में जो विभिन्न विद्वानों के मत हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। और आज की वीडियो में हम जब आर्य भारत में आकर के बस गए तो उनके सामाजिक जीवन के जो विविध पहलू थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें ऋग्वैदिक सभ्यता जो है वो सभ्यता है जिसका ज्ञान हमें केवल ऋग्वेद से होता है। शुरुआती समय है, ये आर्यों के जीवन का शुरुआती समय है जब वो आकर के भारत में बसे थे। जिस सभ्यता का ज्ञान ऋग्वेद से होता है उसे ऋग्वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद जो है संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और इसका जो रचना काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, जिनमें जो है 11 बालखिल्य सूक्त भी शामिल हैं। चूंकि वेदों को संहिता कहा गया है इसलिए ऋग्वेद भी एक संहिता है। ऋग्वैदिक काल आर्य सभ्यता का शुरुआती समय है जब आर्य भारत में आकर के बसे थे। इस समय आर्य सभ्यता का जो प्रसार है वो अफगानिस्तान से लेकर के गंगा की घाटी तक था। ऋग्वेद में जो है अफगानिस्तान की नदियों और पंजाब की नदियों के नाम मिलते हैं। अफगानिस्तान की नदियां जो हैं काबुल है, कुर्रम, गोमल, स्वात का वर्णन हमको कुभा, क्रमशः, कुमू, गोमती और सुवास्तु के नाम से मिलता है। इसी तरह पंजाब की 5 नदियों के नाम भी हमें ऋग्वेद में मिलते हैं, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास का वर्णन भी हमें क्रमशः सिंधु, वितस्ता, चिनाब, परुष्णी और विपाशा के नाम से मिलता है। विपाशा, व्यास। ये पूरा क्षेत्र अफगानिस्तान से लेकर के गंगा की घाटी तक का जो प्रदेश है वो ब्रह्मवर्त कहलाता था। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक आर्यों के समाज और सामाजिक जीवन के बारे में। ऋग्वैदिक जो समाज था उसका आधार परिवार था। सैंधव सभ्यता के विपरीत ऋग्वैदिक आर्यों के परिवार जो है पितृसत्तात्मक होते थे, यानी पिता ही परिवार का मुखिया होता था और यदि पिता नहीं होता था तो बड़ा भाई परिवार का मुखिया माना जाता था। वह परिवार के सदस्यों के सुख दुख का पूर्ण ध्यान रखता था। राज्य का पारिवारिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं था। संयुक्त परिवार प्रथा थी। ब्राह्मण अपने को किसी न किसी ऋषि का वंशज मानते थे और इनके द्वारा जो है कल्पित वंश जो माना गया उसको गोत्र का नाम दिया गया। ऋग्वेद में हमें 7 गोत्रों के नाम मिलते हैं, जिनमें भार्गव, अंगिरस, अत्रिय, काश्यप, वशिष्ठ, अवसत्य और कौशिक के नाम शामिल हैं। इन 7 गोत्रों के नाम हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। जो है आर्यों ने ये गोत्रों का अपने से संबंधित किया था, यानी ऋषियों के ये जो गोत्र हैं उनसे अपने को संबंधित कर लिया था। हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में, जो आर्य सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू है समाज का, वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद रहित था, अर्थात समाज में कोई वर्ग नहीं थे। सभी का समाज में समान स्तर था, समान दर्जा था। सभी व्यक्ति जन के सदस्य थे। जन जो एक राजनीतिक इकाई बनाई गई थी उनके द्वारा, तो उसके सदस्य थे सभी। सबकी सामाजिक प्रतिष्ठा बराबर थी। लेकिन बाद में जो है समाज में वर्णों का अस्तित्व हम पाते हैं। आर्यों के जन के निर्माण से पूर्व लोगों को चर्षणी कहा गया था, इसके बाद उन्हें कृष्टि कहा गया था। चर्षण का अर्थ जो है वो घुमक्कड़ और यायावर से है। जब आर्य भारत में आए थे तो वो घुमक्कड़ थे, संचरणशील जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए उन्हें जो है चर्षण कहा गया था। जब आर्य एक स्थान पर बस गए स्थायी रूप से तो उन्हें कृष्टि कहा जाने लगा। शुरुआत में ऋग्वेद में वर्ण शब्द का जो प्रयोग है वो रंग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सामाजिक वर्णों के उस समय कोई अस्तित्व नहीं था। आर्यों को गौरवर्ण और दासों को कृष्ण वर्ण यानी काले वर्ण का कहा गया है। बाद में अनार्यों से युद्ध के लिए समाज में छत्र यानी क्षत्रिय वर्ण का जो अस्तित्व है वो आया। फिर यज्ञ कराने के लिए जिन व्यक्तियों को चुना गया उन्हें ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण कहा गया। यह विद्वान और गुणवान लोगों का वर्ग था।
शेष जनता जो है वो विष कही गई, और बाद में इसी विष से वैश्य शब्द का जो है अस्तित्व आता है, वैश्य शब्द पैदा हुआ। इस प्रकार प्रारंभ में ऋग्वैदिक समाज में 3 वर्ण थे, ब्रह्मा, क्षत्र और विश्व, और बाद में जो है दास वर्ण, जिसको शूद्र वर्ण के नाम से जाना जाता है, उसका अस्तित्व हम बाद में पाते हैं। आर्यों ने जब अनार्यों को पराजित कर दिया तो चौथा वर्ग जो है शूद्र वर्ण, वो अस्तित्व में आया। शुरुआत में तीनों वर्णों में कोई कठोरता नहीं थी, एक ही परिवार के लोग ब्रह्मा, क्षत्र और विश्व हो सकते थे। इसके लिए ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है, जिसमें एक ऋषि ये बात बताते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है, हमारे साधन भिन्न हैं, लेकिन हम सभी धन की कामना करते हैं। यानी विभिन्न वर्णों के लोग एक ही परिवार में निवास कर सकते थे, क्योंकि जो वर्ण का जो आधार था वो कर्म था। यद्यपि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का इशारा मिलता है, जिसके अनुसार जब देवताओं ने विराट पुरुष की बलि दी तो उसके मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसकी जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ये काल्पनिक जो ये वर्णन है हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है, जिस पर विद्वानों में जो है एक तरह से विवाद है कि किस तरह से एक देवता के मुख से, विराट पुरुष के मुख से किस तरह से इन विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की दशा और विवाह के बारे में। ऋग्वैदिक समाज में विवाह जो है एक पवित्र बंधन माना जाता था। पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना गया था। वह पति के साथ यज्ञीय कार्यों को संपादित करती थी तथा पत्नी के बिना पति यज्ञ का अधिकारी नहीं होता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर जायद स्तंभ कहा गया है, जिसमें स्त्री के महत्व को बताया गया है कि स्त्री ही घर है, पत्नी ही घर है। इस बात को उद्धृत किया गया है। समाज में आमतौर पर एक पत्नी प्रथा थी, लेकिन कुलीन वर्ग में जो है कई पत्नियां रखने का रिवाज भी था। बाल विवाह और विधवा विवाह नहीं होते थे। अंतर जातीय विवाह होते थे, लेकिन आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ में विवाह निषिद्ध माना गया था। कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे विवाह में, उनको वहतु कहा गया है। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा भी समाज में, ऋग्वैदिक समाज में प्रचलित थी। कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था। स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध किया गया था। समाज में जो है पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक समाज में हमें घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों के नाम मिलते हैं। ये मंत्रों की रचना करती थी, लेकिन इस समय 2 अधिकार स्त्रियों के पास में नहीं थे। पहला संपत्ति का अधिकार उनके पास नहीं था, और दूसरा राजनीति में भाग लेने का अधिकार स्त्रियों को नहीं था। हम बात करेंगे ऋग्वैदिक आर्यों के खान पान के बारे में और उनके रहन सहन के बारे में। ऋग्वैदिक आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के थे। दूध, घी, फल सब्जी का उपयोग भोजन में किया जाता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर क्षीर पकोदन यानी दूध से बनी खीर का उल्लेख हुआ है। समाज में मांसाहार भी प्रचलित था। भेड़, बकरी आदि का मांस खाया जाता था, लेकिन गाय को जो है अघन्य माना गया है, यानी न मारने योग्य बताया गया है। सोम तथा सुरा आर्यों के प्रसिद्ध जो है पेय थे। सुरापान करते थे आर्य यज्ञों के अवसर पर, और देवताओं को भी इसको चढ़ाया जाता था, सोम रस को। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति भी की गई है, यानी सोम को एक देवता मान लिया था ऋग्वैदिक आर्यों ने। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊनी और मृग चर्म से बनाए जाते थे। भेड़ से ऊन प्राप्त की जाती थी और फिर इससे आर्य अपने वस्त्रों का निर्माण करते थे। उनके जो वस्त्र हैं आर्यों के, वो 3 प्रकार के होते थे: निवि, वास और अधिवास। निवि कमर से नीचे पहना जाता था, वास कमर के ऊपर पहना जाता था, और अधिवास जो है ऊपर से ओढ़ा जाता था। स्त्री और पुरुष जो है दोनों ही पगड़ी बांधते थे और दोनों ही को ही आभूषणों का शौक था। अब बात करते हैं आर्यों के मनोरंजन के बारे में।
ऋग्वैदिक आर्य अपने मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखते थे। जीवन के प्रति आर्यों का जो दृष्टिकोण था वो प्रवृत्ति मार्गी था, प्रवृत्ति मार्गी अथवा उपयोगितावादी। वे अपने जीवन को अधिक से अधिक सुख सुविधापूर्ण बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने जो है सभी साधनों की कल्पना की, सभी साधनों को अपने जीवन में अपनाया। उपयोगिता के, सुख सुविधा के जो साधन थे, वे नृत्य और संगीत में आनंद लेते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना उनके मनोरंजन के साधन थे। वे धूत क्रीड़ा यानी जुआ भी खेलते थे और इसके द्वारा अपना वो मनोरंजन करते थे। इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों का जो सामाजिक जीवन था वो बड़ा सरल और सुख सुविधा से पूर्ण था।